हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेई के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो कि एटम्स के चैप्टर से पूछे गए थे, राइट। तो इसमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमें एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से या फिर इन फ्यूचर जो आगे के आपके अपकमिंग एग्जाम है जेई के, उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर कौन से स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेई 23 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है द टोटल एनर्जी, यहाँ पे टोटल रह गया, देखो द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, देखो टोटल एनर्जी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हम लिखते कैसे थे? काइनेटिक एनर्जी को लिखते थे हम kZe²/2r, यही तो लिखते थे, राइट। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, E क्या है? आपको इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, एंड R आपको रेडियस आपको पता है, ठीक है। K कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू आपको पता है। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिख सकते थे? -kZe²/r, ये लिखते थे पोटेंशियल एनर्जी को। और हमें क्या जानते थे? काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाफ ही तो है, इसमें क्या किया हमने, अगर हाफ कर दिया तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, ओके। नाउ लेकिन यहां पे एक नेगेटिव साइन है, इसको मैं अगर बेस्ट दिखाऊं तो मॉडुलस लिख सकता हूं, ठीक है, मॉडुलस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं कि अगर मैं यहां पे मॉडुलस नहीं लगाऊं तो मुझे एक माइनस साइन इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस साइन इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी विल बी -2ke, ठीक है। इतना तो समझ में आ रही है। अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -2ke है, ठीक है। तो यहां पे टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? -ke होगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी गिवन है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, इट विल बी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि टोटल एनर्जी जो है वही काइनेटिक एनर्जी है, राइट, बट साइन उसका डिफरेंट हो रहा है, राइट, साइन उसका डिफरेंट हो रहा है। सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा गया है 23 में, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इज L. Okay, if the electron is assumed to revolve in the second orbit of hydrogen atom, then the change in angular momentum will be. देखो बहुत ही पानी वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया है। हम क्या जानते हैं? एंगुलर मोमेंटम इन बोर्स ऑर्बिट होती है NH/2π, ठीक है, ये होती है NH/2π। n क्या है? इंटीग्रल है 1 2 3 4, ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हम बोल सकते हैं। अब हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट में, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रहे तो L क्या हो जाएगी? H/2π, ठीक है। N क्या है? 1। 2 में रहे तो L क्या हो जाएगी? 2H/2π, ठीक है। तो यही जो फर्स्ट ऑर्बिट का दिया गया है ना, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट का दिया गया है ये लिखा गया है L, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इज L, ठीक है। ये तो जनरल टर्म हो गया, ठीक है। फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट में इतना होता है L। अब दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 2 × L, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 2L - L, दैट इज L। कुछ क्वेश्चन था ये, राइट, 5 का बच्चा भी सॉल्व कर देगा अगर उसे एंगुलर मोमेंटम पता है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया अगेन 23 में, द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आर शोन बिलो द ट्रांजिशन
corresponding to emission of shortest wavelength is, मतलब ये जो ट्रांजिशन आपको दिखाया गया है एनर्जी लेवल्स का है ना, इसमें जो सबसे मिनिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली जो ट्रांजिशन होगी वो कब होगी। अब देखो एनर्जी की क्या फंडा है कि जो चेंज इन एनर्जी है या फिर जब वो एनर्जी होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, hc/λ, इस तरह से लिखते हैं hc/λ। अब देखो ये जो एनर्जी है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा से। इसका मतलब एनर्जी चेंज जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा से। तो एनर्जी चेंज जितना ज्यादा कब हो रहा है, देखो जब बैंड गैप ज्यादा है, एनर्जी बैंड का जो गैप है वो ज्यादा है, तो वो किस में है, वो डी वाले ट्रांजिशन में है ना, 3 से 1 तक ये वाले ट्रांजिशन में एनर्जी बैंड गैप ज्यादा है। तो बैंड गैप अगर ज्यादा है तो लैम्डा क्या है, कम होगा, मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ डी वाले ट्रांजिशन में निकलेगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, देखो एटम्स के क्वेश्चन कुछ इसी तरह से रहेंगे, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं रहते, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम having Z equals to 4, okay, jumps from 4th energy state to 2nd energy state. The energy released in this process will be RCH equals to 13.6 electron volt, where R is the Rydberg constant, C क्या है, speed of light, and H is the प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब इन सारे की मिला के वैल्यूज यहाँ पे दी गई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या जानते हैं जो चेंज इन एनर्जी क्या होगी, देखो बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे क्या रहता है RCH, तो सिंपल सी 13.6 और Z² इंटू 1/n2, तो पहले क्या गया n2 यानी कि सेकेंड स्टेट, सो 1/2 की स्क्वायर माइनस 1/4 की स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आ रही ना, देखो सिंपल सी बात है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z की वैल्यू कितनी है 4 की स्क्वायर यानी कि आ गई 16। यहाँ पे हमारे पास कितना है 1/4 माइनस 1/16। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 16 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 13.6 इंटू हमारे पास बचेगा क्या, दिस विल कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा 4 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 माइनस 1 3, 13.6 इंटू 3 दैट विल कम अराउंड 31840, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला जो है उस पे पुट किया, सारे वैल्यूज दिए गए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वैल्यूज को और भी इजी कर दिया गया कि यहाँ पे RCH का वैल्यू दे दिया गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, द रेडियस, अगला क्वेश्चन जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 2022 के पेपर से, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकेंडरी स्टेशनरी स्टेट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ बोर्स एटम इज R। ओके, नाउ द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट विल बी, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी। देखो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, पहले तो रेडियस और ऑर्बिट का रिलेशन एक बार हमें जानना है। मैं क्या बताया था कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर इससे आपको क्या पता चलेगा कि गिवन क्या है। ठीक है, तो पहला 4 स्टेप में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4 स्टेप, कोई भी न्यूमेरिकल, दुनिया की कितनी भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हो 4 स्टेप में ही सॉल्व होगी। क्या है वो 4 स्टेप, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर गिवन अमाउंट क्या है, गिवन जो भी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या मेरे पास गिवन है, और फिर आपको देखना है तीसरा कि क्या मुझसे पूछा जा रहा है। तो 3 स्टेप हो गए आपके। चौथा आपको देखना है कि जो पूछा गया है और जो गिवन है उनमें क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, बस इतना ही। हर एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व होगा, हर एक न्यूमेरिकल आपका ऐसे सॉल्व होगा 4 स्टेप में। ठीक है, तो पहली बात देखो, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेकेंड हमारे पास दिया गया क्या है, R दिया गया है, कब का, सेकेंड स्टेशनरी स्टेट का, मतलब n इक्वल्स टू दिया है 2, तो R दिया गया है। द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट यानी कि n इक्वल्स टू है 3, और तब रेडियस क्या होगा पूछा है। ठीक है, तो गिवन हमें पता चल गया। अब गिवन और जो निकालना है उसके बीच में क्या रिलेशन है, n और r के बीच में क्या रिलेशन है। तो अब देखो, अगर मैं r और n के बीच का रिलेशन आपको बताऊं, दैट इज r क्या है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होती है। ठीक है, यही तो पढ़ते आ रहे रेडियस में, जब भी बोर्ड से रेडियस पढ़ रहे थे, राइट, एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे, तो हम क्या पढ़ रहे थे, रेडियस जो है वो ऑर्बिट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, r सेकेंड r2 यानी कि सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस बाय r3 थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, ये किस पे डिपेंड करेगा, n2 के स्क्वायर बाय n3 के स्क्वायर पे। ठीक है, n2 n3 का मतलब मैं बस इतना ही लिखना चाहता हूं कि n2 है 2 का स्क्वायर और n3 है 3 का स्क्वायर, दैट इज 4/9। तो R2 कितना हो जाएगा, 4/9 R3। हमें निकालना है किसका, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। ओके, थर्ड ऑर्बिट निकालना है तो R3 निकालना ही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9/4 R2। क्वेश्चन ऑप्शन में है, देखो 9/4 नहीं है, 2.25 है, तो यही तो हो जाएगा। 2 2 8 पॉइंट 2 बच गया तो अगेन 0 और 5, यानी कि R3 इक्वल्स टू 2.25 R2। अब R2 दिया है R, सो 2.25 R। ठीक है, सिंपल से निकाल दिया, सिंपल तरीका से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ रही है ना बात। 4 स्टेप हर प्रॉब्लम के लिए, कोई भी डिफिकल्ट कितना भी, चाहे IIT जेई MIT कहीं का भी क्वेश्चन सॉल्व करो, 4 स्टेप में ही सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है 22 में, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोथ 7th ऑर्बिट of hydrogen atom is 3.6 into 10 to the power 6 meter per second. The corresponding speed of electron in third orbit will be। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का क्वेश्चन है, तो वेलोसिटी क्या होती है हम जानते हैं, z/n हम लिखते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n पे। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो वेलोसिटी रेशियो किसकी निकालनी है हमें, देखो प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व करेंगे। थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालनी है, 7th ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी है ये दी गई है, यानी कि v3/v7 अगर मैं करूं तो मुझे कितना मिलेगा, v3 यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं n की वैल्यू 7 और यहाँ पे n की वैल्यू 3, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, v3/v7 कितनी हो जाएगी, n7 मतलब क्या, n की वैल्यू 7 बाई और n की वैल्यू 3, ये हो गया। ठीक है, सो जो हमारे पास v7 आएगा, v7 मतलब 7th ऑर्बिट की वैल्यू, सॉरी थर्ड ऑर्बिट की वैल्यू हमें निकालनी है। सो v3 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 7/3 इंटू v3 की वैल्यू, सॉरी v7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.6 इंटू 10 to the power 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे 1.2 इंटू 10 to the power 6 एंड दिस इज कमिंग एज 12 इंटू 7 7 to 14 एंड 7 8.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ऑप्शन देखो 8.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है। ओके, पॉइंट देखो, पॉइंट थोड़ा सा, हाँ समझ में आया क्या, प्रोपोर्शनलिटी से क्वेश्चन सॉल्व किया। कैसे किया, प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व किया, वही 4 स्टेप। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया 21 में, अ फोटोन इज इमिटेड इन ट्रांजिशन फ्रॉम N4 to N2। ठीक है, N4 to N1। ओके, लेवल इन हाइड्रोजन एटम, अच्छा हाइड्रोजन एटम पूछा है, बहुत बढ़िया। द कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ दिस ट्रांजिशन इज, वेवलेंथ निकालनी है, ट्रांजिशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मतलब एनर्जी कुछ निकल रही है, उसमें से वेवलेंथ, उस एनर्जी का वेवलेंथ कितना होगा, या फिर जो भी रेडिएशन निकल रही है उसका वेवलेंथ कितना हो, ये हमसे पूछा है। सिंपल सी बात है, अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो हम डेल्टा एनर्जी या फिर चेंज इन एनर्जी जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, 13.6 z² बाई 1/n2 की स्क्वायर माइनस 1/n1 की स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, पुट करो वैल्यूज पुट करो, 13.6 z बोला है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए z यानी कि एटॉमिक नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया। अब यहां पे क्या है, N2 से N1,
तो n2 क्या है, n इक्वल्स टू 1 है, तो ये सिंपली 1 आ गया। 1 माइनस n1 क्या है, 4 है, सो दिस इज 1/16 आ गया। अब भैया वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? देखो वेवलेंथ क्या होती है, अगर इस एनर्जी को मैं तोड़ के लिखूं दैट इज hc लैम्डा होती है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी इसकी जितनी वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि अगर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें ये कितनी आएगी, 16 माइनस 1 15/16। ओके, सो 15 इंटू hc by lambda, so 15 into 13.6/16, यही तो वैल्यू आएगी। 16 माइनस 1 15, 15/16 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये हो गया। अब देखो लैम्डा क्या हो जाएगी, 16/15 इंटू 13.6 और ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जा रहा है इस तरफ, अच्छा इस तरफ क्या मल्टीप्लाई हो जा रहा है, h की वैल्यू दी गई है कितनी, 4 इंटू 10 टू दी पावर -15 EVS। ठीक है, समझ में आ रही है बात, सॉरी। ओके, ये h की वैल्यू दी गई है और क्या है, c की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करके देखोगे तो आपकी वैल्यू कुछ आएगी समवेयर अराउंड लैम्डा इक्वल्स टू 94.1 नैनोमीटर, 94.1 नैनोमीटर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या ही था क्वेश्चन में, एटॉम से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, hc लैम्डा है, लैम्डा हमें यहां से निकल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का 2021 का क्वेश्चन है, द एटॉमिक हाइड्रोजन एमिट्स अ लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस सीरीज। ओके, ये तो हमें पता है। Which series of the hydrogen atomic spectra is lying in the visible region? कौन सा सीरीज जो है विजिबल रीजन में लाई करता है? ठीक है, विजिबल रीजन में हमें कंसेप्ट एड-ऑन में भी ये पढ़ाया गया था, राइट, कि कौन सा विजिबल रीजन में लाई करता है। तो देखो ब्रैकेट तो नहीं, पाशन तो नहीं, बामर सीरीज जो है वो क्या है, विजिबल रीजन में लाई करता है। प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो आप लिख दोगे। Okay, question number 9. Which level of single ionized carbon has the same energy as the ground state of hydrogen atom? Ground state of hydrogen atom की जो एनर्जी है वो कार्बन के सिंगल आयनाइज्ड कार्बन के कौन से स्टेट में सेम एनर्जी होगी? ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन में कितनी एनर्जी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ही एनर्जी कार्बन के कौन से स्टेट में होगी? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात। एनर्जी को कैसे लिखते हैं हम, -13.6 इंटू Z²/n²। जनरल टर्म है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, या फिर कौन से ऑर्बिट पे है वो ऑर्बिट का नंबर है। ठीक है, अब हमें पता है क्या है, ये जो एनर्जी है ये मेरे पास गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो Z²/n² एंड दिस विल कैंसिल आउट, तो Z² इक्वल्स टू n² हमारे पास आ गया। तो यहां पे Z ऑफ कार्बन यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन होती है 6, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6th। सो Z6² इक्वल्स टू n², दैट मीन्स n इक्वल्स टू 6। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो यानी कि आयनाइज्ड कार्बन के 6 स्टेट में जितनी एनर्जी होगी वो एनर्जी किसके बराबर हो गया, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के एनर्जी के बराबर। समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पूछा गया जेईई के 2020 के एग्जाम में, क्या कह रहा है, इफ λ1 एंड λ2 आर द वेवलेंथ्स ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ द Paschen series respectively, then the value of λ1 is to λ2 is okay। तो देखो λ1 क्या कहा गया है, वेवलेंथ ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, लाइमन सीरीज की अगर मैं बात करूं n की अगर बात करूं, मतलब इसमें n ऑफ लाइमन ये कहां से स्टार्ट होती है, फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया, थर्ड मेंबर। तो लाइमन सीरीज स्टार्ट ही होती है 2 से, 2 3 4, क्योंकि ये
एंड सो ऑन। ये इस तरह से जाती है क्योंकि लाइमन सीरीज कौन सा वाला है, सबसे पहला वाला है, राइट, सबसे पहला वाला। तो इसके ऊपर का n हम किससे स्टार्ट करते हैं, अगर ये n इक्वल्स टू 1 में है, n इक्वल्स टू 1 में है, तो लाइमन सीरीज स्टार्ट कहां से होगी, 2 3 4 यहां से, इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज यानी कि 4, ठीक है। और पार्शियल सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, पार्शियल सीरीज का फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्शियल सीरीज कहा जाए, यहां पे लिखा गया है कि एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पार्शियल सीरीज। तो लाइमन बार्मर पार्शियल यानी कि n इक्वल्स टू यानी कि थर्ड नंबर पे आती है, थर्ड नंबर यानी कि np, यानी कि n कहां से स्टार्ट होगी, 4 से, 4 5 6 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्शियल सीरीज यानी कि 4, ठीक है। अब देखते हैं पार्शियल सीरीज का इनिशियल स्टार्ट कहां से हो रहा है, 3 से। लाइमन सीरीज का इनिशियल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो लैम्डा 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू 1 बाई लाइमन सीरीज यानी कि 1 की स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 की स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट लैम्डा 1 की वैल्यू। लैम्डा 2 1 बाई लैम्डा 2 को किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये कहां से, ये कौन सी सीरीज है, पार्शियल सीरीज। तो जो पहला n है वो क्या आएगा, 3 माइनस 1 बाई फर्स्ट मेंबर दैट इज 4, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई 16 इक्वल्स टू, और इसमें लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 16। अब हमसे क्या पूछा है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 पूछा गया है, ठीक है। लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 पूछा गया, उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इन दोनों की रेशियो पूछी गई है। सो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो जब ये क्या है 1 बाई लैम्डा 1 की वैल्यू, तो लैम्डा 1 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल, सो दैट मीन्स 1 माइनस 1 बाई 16, और ये ऊपर में आ जाएगा 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 16। अब देखो क्या करोगे, यहां से आप अगर चाहो तो 1 बाई 16 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, बट यहां पे क्या आएगी 9 इंटू 16, और ऊपर में क्या आएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 15 बाई 16। तो 16 विल कैंसिल आउट। अब यहां पे क्या बचा, 7 बाई 9 इंटू 15, ठीक है। 7 बाई 9 इंटू 15 सॉल्व करेंगे तो 7 बाई 135। सो 7 इज टू 135 इज द करेक्ट आंसर, है क्या, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन 3 7 इज टू 135 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया 2020 में, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स एन ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1 स्टेट, ठीक है। वेवलेंथ पूछा, हम जानते हैं क्या है वेवलेंथ, क्या है लैम्डा इक्वल्स टू r इंटू 1 बाई सेकेंड स्टेट माइनस फर्स्ट स्टेट, जहां से छलांग लगाई, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.0973 इंटू 10 टू द पावर 7 ये होती है, और n2 आपको पता है कहां से कहां तक आई है, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 में। तो जो सेकेंड स्टेट जो n2 होगी वो क्या होगी 1 बाई 1 इसकी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 की स्क्वायर दैट इज 4, ओके। तो हमारे पास क्या बच गया 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4 दैट इज 3 बाई 4। सो 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 3 बाई 4, इसी का ऑपोजिट होगा, क्यों आई मीन रेसिप्रोकल होगा, बिकॉज दिस इज 1 बाई लैम्डा, हमें चाहिए लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगी 1 बाई यानी कि 4 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। सॉल्व करके देखोगे आप फटाफट तो आपके पास आंसर जो है वो आएगी 121.8 नैनोमीटर। समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है, ओके। 121.8 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है 2020 में, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल द फ्रीक्वेंसी बी मैक्सिमम,
ठीक है, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 4 से 3, n इक्वल्स टू 2 से 1, इक्वल्स टू 5 से 4 और n इक्वल्स टू 3 से 2 तक। इससे रिलेटेड हमने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन किया था जहां पे हमने देखा था वेवलेंथ कहां पे मैक्सिमम आएगी। देखो कंसेप्ट ये है कि एनर्जी है क्या, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या लिख दिया गया है, बोर एटम लिखा गया है, तो हम कंसीडर कर z इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो सकती है। यस, ओके। और एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी h न्यू हम लिखते हैं, दैट इज hc बाई लैम्डा, ठीक है ना, h न्यू हम लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन ये आती है, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है इसका, ओके। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन आती है कि न्यू की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, 1/n1 माइनस 1/n2 पे, 1/n1 माइनस 1/n2 जो भी ये स्क्वायर टर्म्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये वाला टर्म देखो बहुत जगह पे जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो कि बिना कुछ सोचे समझे चलो सॉल्व करते हैं, तो आप क्या देखोगे कि आप देखोगे कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अब तब आप क्या करना स्टार्ट करोगे कि एक एक स्टेट को लेके उसकी वैल्यू पुट करोगे। चलो देखते हैं n 4 से 2 में गया तो क्या होगा। सो 4 यानी कि 1/16 स्क्वायर या माइनस 1/9, 1/16 माइनस 1/9 आप करोगे, एनर्जी निकालोगे, वैल्यू आएगी। फिर ऐसे ही दूसरे ऑप्शन का, तीसरे ऑप्शन का, चौथे ऑप्शन का करोगे। फिर जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसको आप बोलोगे कि इस ट्रांजिशन में सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, ओके। सॉरी, जिसमें एनर्जी सबसे कम होगी उसमें आप बोलोगे कि यहां पे मैक्सिमम है। एक्चुअल में ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी अगेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एनर्जी मैक्सिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो देखोगे कि आप एनर्जी जिसमें मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी वहीं पे मैक्सिमम रिलीज होगी, ठीक है। तो ये है एक लंबा प्रोसेस जिसे कहते हैं आम जिंदगी। हम जिएंगे मेंटोस जिंदगी। मेंटोस में क्या है, यहां पे सिंपल सी बात है कि आपको क्या दिख रहा है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये जो है ये भी तो प्रोपोर्शनल हो रहा है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू अगर कम, n1 और n2 की वैल्यू कम होगी तभी तो ये पूरा टर्म ज्यादा होगा, ये पूरा टर्म ज्यादा मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम होगा। इस पूरे टर्म को मैक्सिमम होने के लिए n1 और n2 की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे कम कहां पे हो रही है, देखो सबसे कम हो रही है जब n इक्वल्स टू 1, जब n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 को आ रहे हैं हम, है ना। जब वैल्यू हो रही है कि 1/4 माइनस 1, ठीक है, 1/4 माइनस 1, तो ये कितनी हो जाएगी, 1/4 माइनस 1 विल बी 3/4, है ना। तो ये वैल्यू जो है वो सबसे कम है, समझ में आ रही है ना बात। तो ये वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब, सॉरी, ये वैल्यू जो है ये मैक्सिमम है। हमें क्या दिख रहा है, n2 और n1 की वैल्यू जो है वो सबसे कम है, ठीक है, ये सबसे कम है। तो ये कम यानी कि ये पूरा टर्म मैक्सिमम, ये पूरा टर्म मैक्सिमम यानी कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जा रहा है करेक्ट आंसर। इसका आम जिंदगी वाला तरीका अपनाओगे तो एक एक की वैल्यू पुट करो और एनर्जी निकाल के देखो, जिसमें एनर्जी मैक्सिमम उसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। ये माइनस 13.6, देखो यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई, मैंने 1.36 लिख दिया, बट दिस इज 13.6। समझ में आ रही है बात। ओके, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं भी लिख सकता क्योंकि अगर मैंने माइनस को अंदर किया तो 1/n1 माइनस 1/n2 इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ जेईई के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि प्रीवियस कुछ सालों में पूछे गए हैं फ्रॉम द चैप्टर एटम्स। इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको लर्नो हब के साथ बने रहना है क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।